सबसे पहला और बुनियादी सवाल, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएशंस निकलती हैं और किसी पास के दूसरे एटम से टकराती हैं तो क्या होता है? ये एक ऐसा अमल है जो कायनात में हर वक्त हर जगह हो रहा है, लेकिन हमारी नज़रों से बिल्कुल पोशीदा है। जो हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन हो रहा है। नज़र ना आने वाली ये शुआएं जिन्हें हम रेडिएशंस कहते हैं, वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हमारे सेल्स में मौजूद एटम से टकरा रही हैं। तो ये रेडिएशंस जब एटम से टकराती हैं तो ये सिर्फ एटम को हिलाती नहीं, बल्कि इसकी बुनियादी पहचान ही बदल कर रख देती हैं। तो आज हम आयोनाइजेशन के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होती है, जिसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है: व्हेन रेडिएशन हिट्स एन एटम इट कैन नॉक आउट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम। यानी ज़्यादा दबानाई वाली रेडिएशन किसी एटम से टकराती हैं तो धड़ाम से उसमें से एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल फेंकती हैं। बस एक जोरदार टक्कर और इलेक्ट्रॉन बाहर। और यही आयोनाइजेशन होती है। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं ना, उनसे निकलने वाली रेडिएशन हवा में महज गायब नहीं होती, बल्कि ये रेडिएशंस इर्द गिर्द पाए जाने वाले दूसरे एटम से जाकर टकराती हैं। अगर देखा जाए, जो एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमारे सोलर सिस्टम के जैसा ही है, जैसे सूरज और उसके इर्द गिर्द सयारे। इसी तरह एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और उसके इर्द गिर्द क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। ये बिल्कुल सोलर सिस्टम जैसा ही हुआ ना। तो ये एक इंतहाई मुतवाज़ुन और एक पुरसकून सा एक स्टेबल सिस्टम होता है। ये सिस्टम तब तक ही स्टेबल रहता है जब तक उसमें कोई बैरूनी मुदाखलत ना हो। अच्छा, इस जो आयोनाइज़ेशन के प्रोसेस को ना बिलियर्ड के खेल की तरह भी देखा जा सकता है। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि मेज़ पर बहुत सी गेंदें जो है ना वो तरतीब से रखी हुई हैं। अचानक तेज़ रफ़्तार गेंद यानी रेडिएशन आती हैं और ज़ोर से हिट करती हैं इलेक्ट्रॉन को। इतनी ज़ोर से हिट करती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से उड़कर मेज़ से बाहर निकल जाता है। तो साइंस में इसी प्रोसेस को ही आयोनाइजेशन कहा जाता है। यानी सादा से अल्फाज में रेडिएशंस का एटम को हिट करना और उसके अंदर से एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकल जाना। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कोई आज़ाद तो घूम नहीं रहे, हम जैसा कि जानते भी हैं और हम पहले पढ़ भी चुके हैं इस बारे में कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आज़ाद नहीं घूम रहे होते। वो न्यूक्लियस के साथ एक बहुत ही ताकतवर कशिश से बंधे हुए होते हैं। इनको निकालने के लिए एक ज़ोर चाहिए होता है, कोई मामूली धक्का काम नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियम 226। रेडियम 226 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इससे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो करीबी एटम के साथ जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल फेंकती है। चलें अब हम देखते हैं, जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसके बाद होता क्या है, उसका क्या नतीजा निकलता है। व्हाट हैपन्स आफ्टर आयोनाइजेशन। तो ये स्लाइड फ़र्क को बेहतर तौर पर दिखा रही है कि आयोनाइजेशन से पहले एटम न्यूट्रल होता है, यानी इस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। चार्ज बिल्कुल बैलेंस होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन खोने के बाद प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एटम पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अब वो एक आम एटम नहीं बल्कि कैटाइन यानी पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल सोडियम एटम की है, जिसे Na लिखा जाता है। जब रेडिएशन आकर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं तो एक न्यूट्रल सोडियम एटम एक पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम आयन में बदल जाता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि एटम तो होता है न्यूट्रल। आयोनाइजेशन के प्रोसेस से पहले क्या होगा? एटम न्यूट्रल रहेगा, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इक्वल रहेंगे और एटम क्या है? नॉर्मल है और वो स्टेबल स्टेट में है। लेकिन अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट हैपन आफ्टर आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के बाद फिर क्या चेंजेस आती हैं एटम में? जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे क्या होता है? पीछे बच जाने वाले एटम में सिर्फ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की तादाद ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक बाहर चला गया। तो क्या हुआ इससे कि पॉजिटिव चार्जेस की तादाद ज़्यादा हो गई। तो अब एटम न्यूट्रल तो नहीं रहा, बल्कि उस पर मजमूई तौर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और इसे हम केमिस्ट्री की ज़बान में कैटाइन कहते हैं। यानी एटम न्यूट्रल से कहाँ कन्वर्ट हो गया? कैटाइन में कन्वर्ट हो गया, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। इसकी आम सी मिसाल है सोडियम की, जिसे Na लिखा जाता है। ठीक है, सोडियम एक न्यूट्रल एटम है, लेकिन जब इस पर रेडिएशंस पड़ती हैं तो क्या होता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। अब वो सादा सा सोडियम नहीं रहा जो वो न्यूट्रल सोडियम था, वो सोडियम आयन बन जाता है Na+, यानी कि पॉजिटिव सोडियम आयन। अब हम आयोनाइजेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जो सबसे पहला नुक्ता जो है वो ये है, द रेडिएशंस मस्ट हैव इनफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। यानी रेडिएशंस में काफ़ी एनर्जी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का बायस बने। इसी तरह से जो इसका दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द एटम, सो ओनली स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस कैन नॉक देम आउट।
यानी एटम के साथ मजबूती से जुड़े ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्ट्रॉन्ग रेडिएशन से ही रिमूव होते हैं। अब एक अहम बात जो नोट करने वाली है, रेडिएशन सिर्फ पत्थरों या धातुओं पर असरअंदाज होकर उनकी तोड़ फोड़ नहीं करती, बल्कि ये हमारे जिस्म से गुजरती है तो ये हमारे सेल्स के एटम्स को भी आयोनाइज करके रख देती है। और हमारे सेल्स तो जाहिर है मॉलिक्यूल्स और डीएनए से बने हैं, जो कि एटम से मिलकर बनते हैं, और डीएनए के बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से मिलकर बनते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस क्या करती हैं, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को ही बाहर निकाल फेंकती हैं। ठीक, तो क्या होता है इसके नतीजे में केमिकल बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं। डीएनए खराब होने के बाद क्या होता है कि वो गलत तरीके से तकसीम होने लगता है, और इसी बेकाबू तकसीम को कैंसर कहा जाता है। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन का अपनी जगह से निकलने का नतीजा इस है। सब से एक बात बड़ी ही वाज़ेह होती है कि एटम का बाकायदा मादी वजूद है। मतलब अगर इसमें से कुछ निकल सकता है तो इसका वज़न या कोई मैस तो होगा ही। तो अब आते हैं इसकी एक और ख़ासियत की तरफ, यानी इसका वज़न। ये एटम की दुनिया की दूसरी बड़ी पहेली थी कि भई एटम को तोला कैसे जाए? ज़रा सोचें, एक एटम इतना, इतना छोटा है कि उसे किसी भी किस्म के तराजू पर रखना नामुमकिन है। तो फिर साइंटिस्ट को उसके मैस का पता कैसे चला? ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। जब आप एक एटम को तराजू पर रख ही नहीं सकते, तो आप वज़न कैसे करेंगे उसका? तो इस पर्पज़ के लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि एटम का असल वज़न ग्राम्स में जानने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्यों? तो उन्होंने ये बताया कि हमें सिर्फ़ उनका मवाज़ना या कंपैरिज़न करना है, यानी नापने की बजाय मवाज़ना, और इसी को रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम दिया गया। लेकिन अब मसला ये था कि मवाज़ना करने के लिए आपको एक ऐसा स्टैंडर्ड या मयार चाहिए जिस पर पूरी दुनिया मुत्तफ़िक हो। एक ऐसा स्टैंडर्ड एटम जिससे सबका वज़न कंपेयर किया जा सके। 1961 में दुनिया भर के साइंटिस्ट ने कार्बन 12 यानी कार्बन के सबसे आम आइसोटॉप को अपना स्टैंडर्ड मान लिया। अब ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि कार्बन 12 ही क्यों? ऑक्सीजन भी तो लिया जा सकता था, या हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया गया? तो इसकी वजह ये है कि कार्बन 12 बहुत ही स्टेबल है, हर जगह पाया जाता है, और इसके साथ कैलकुलेशंस बहुत ही क्लियरली हो जाती हैं। तो इसलिए उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर यह डिसीजन ले लिया कि कार्बन 12 के एटम का मास बिल्कुल 12 यूनिट्स के इक्वल होगा, एग्जैक्टली 12 यूनिट्स। और फिर यहाँ से इकाई निकली जिसे एटॉमिक मास यूनिट या एएमयू कहते हैं। तो एएमयू की तारीफ़ क्या होगी, इसे किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एएमयू कार्बन 12 के मास का तकरीबन 12वां हिस्सा है। अगर हम कार्बन के एटम को एक पिज़्ज़ा समझ लें जिसके 12 स्लाइसेस हैं, तो एक स्लाइस का मास 1 एमयू होगा। और अगर ग्राम्स में देखा जाए कि ये कितना बन रहा है, तो ये वैल्यू देखकर इंसान वाकई दंग रह जाता है कि ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, नाकाबिले फ़हम हद तक छोटी वैल्यू। 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम्स, मतलब ज़ीरो के बाद इतने सारे ज़ीरो और फिर ग्राम। तो कैलकुलेशन कितनी भयानक हो जाती। और इसीलिए एएमयू ने बहुत कुछ सादा कर दिया, यानी सब कुछ ही आसान कर दिया। अब अगर आप किसी एटम का मास फाइंड आउट करना है तो बस ये देखें कि वो कार्बन के उस 1/12वें हिस्से के मुकाबले में कितना भारी है। अब अगर आप किसी एटम का मास फाइंड आउट करना है तो बस ये देखें कि वो कार्बन के उस 1/12वें हिस्से के मुकाबले में कितना भारी है। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका मास 1.007 एएमयू है, यानी ये कार्बन के उसके एक टुकड़े के तकरीबन बराबर है। और अगर हम सल्फ़र 32 को देखें तो इसका मास तकरीबन 32 एएमयू है। ये नंबर सुनते ही हमें ये समझ आता है, अगर कार्बन 12 है और सल्फ़र 32, तो सल्फ़र कार्बन से तकरीबन 2.25 या यूँ कह लें तकरीबन 3 गुना भारी है। ये वाकई बहुत आसान है। अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो इस एक फ़ैसले ने पूरी दुनिया की केमिस्ट्री को एक ज़बान दे दी। अब चाइना का साइंटिस्ट हो या यूरोप का, सब इसी स्केल पर केमिकल्स मिला रहे हैं। ये सब जो हमने ज़मीनी लैब में कार्बन को स्टैंडर्ड मानकर तय किया है, ये सिर्फ हमारी दुनिया तक महदूद नहीं है। और यही तो इस साइंस की सबसे खूबसूरत बात है। हमारी कायनात में बिल्कुल हर जगह यही अनासर पाए जाते हैं। यानी अगर मार्स की बात की जाए तो वहाँ भी यही कार्बन होगा, वहाँ भी इसका मास जो होगा ना, रिलेटिव एटॉमिक मास 12 एएमयू ही होगा। कायनात का सारा मटेरियल एक ही है, बस इसकी तरतीब और मिलने के अंदाज मुख्तलिफ। तो ये कायनाती कनेक्शन वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कितनी बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा हैं। चलें, इससे पहले कि हम आज का ये सेशन ख़त्म करें, जल्दी से तमाम अहम बातों को समेट लेते हैं। तो उसकी क्विक समरी देखते हैं। सबसे पहले जो हमने ये समझा कि आयोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें रेडिएशन एटम के इलेक्ट्रॉन से ज़ोरदार तरीके से टकरा कर उन्हें बाहर निकाल देती हैं, जिससे एटम न्यूट्रल नहीं रहता बल्कि वो पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी मिसाल सोडियम की यहाँ हमने पढ़ी। और दूसरी अहम चीज़, हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में सीखी कि हमने एटम का वज़न नापने की बजाय कार्बन 12 से इसका कंपैरिजन शुरू किया।
और AMU के ज़रिए कायनात के सबसे छोटे ज़रात को नापने का तरीका वज़ा कर लिया और इस तरह कार्बन 12 एक बेहतरीन स्टैंडर्ड साबित हुआ। और आखिर में मैं आपके लिए ख्याल छोड़े जा रही हूँ, अगर पूरी यूनिवर्स में एक जैसे एटम हैं, जैसे मार्स में हर तरफ एटम्स हैं और खला में रेडिएशंस भी सफ़र कर रही हैं जो इन्हें आयोनाइज कर सकती हैं, तो क्या ये मुमकिन है दूर दराज सैयारों पर लगातार होने वाली ये कुदरती आयोनाइजेशन कोई ऐसी केमिस्ट्री बना रही हो या किसी ऐसी ज़िंदगी की बुनियाद रख रही हो जिसे हमने अभी तक दरियाफ्त ही नहीं किया? सवाल उठाते रहें और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने का अमल जारी रखें। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।